YouTube पे एक वीडियो वायरल हो रही है। You go to the banks today, they may tell you. थंबनेल पर बड़े बड़े लेटर में लिखा है आई एम नॉट अ थीफ। This narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? और ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और कोई नहीं, विजय माल्या साहब 9 साल बाद एकदम से लंदन से एक 4 घंटे का पॉडकास्ट लेकर आ गए हैं हमारे राज शमानी, और उसमें वो अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि उनसे बड़ा देवता कोई है ही नहीं। पर सच क्या है? क्या माल्या सच में किसी साजिश का शिकार है, या फिर ये पॉडकास्ट सिर्फ उनकी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए एक नया तरीका है? आओ इस गुत्थी को तोड़ते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पैसा वापस मिल गया तो चोरी कैसे? माल्या का सबसे वायरल आर्गुमेंट है ये, बैंकों ने मुझसे वापस पैसा ले लिया है, या दूसरे शब्दों में 2.5 गुना वापस मिल गया। फिर मुझे चोर क्यों कह रहे हैं? लॉजिक का फंडा, अगर एक चोर ने चोरी का माल चोरी किया और पुलिस ने वो माल पकड़कर वापस कर दिया, तो क्या ये मतलब है कि चोर ने चोरी ही नहीं की? बिल्कुल नहीं, चोरी करने का जुर्म तो चोरी ही रहेगा। माल्या कह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी फीस हुई, एसेट सीज किए गए और बैंक को पैसा मिल गया, इसलिए उन्हें चोर नहीं कहा जा सकता। पर यार, ये पैसा उन्होंने खुद से वापस नहीं किया है, बैंक और एजेंसी ने उनसे जबरदस्ती रिकवर करा है। ये रिकवरी का पैसा है। अगर एसेट सीज होने से जुर्म माफ हो जाते तो हर इकोनॉमिक डिफेंडर कोर्ट के बजाय पॉडकास्ट स्टूडियो में बैठकर बोले, भाई मेरा पैसा तो ले लिया गया है, अब गुनाह माफ कर दो। माल्या ने 2017 का एक DRT मतलब डेबिट रिकवरी ट्रिब्यूनल ऑर्डर दिखाया, जिसमें 623 करोड़ का फिगर था। उन्होंने कहा है कि ये असली राज था, 9000 करोड़ नहीं, और इसमें से 14,000 करोड़ वापस हो गए हैं। पर छुपा क्या रहे हैं? उस DRT ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि ये 623 करोड़ मतलब 2013 तक का प्रिंसिपल अमाउंट है, उसके बाद लगने वाला 11.5% का कंपाउंड इंटरेस्ट अलग से ऐड होंगे 2013 से 2025 तक। इंटरेस्ट सोचिए तो 900 करोड़ या उससे ज्यादा का फिगर रियलिस्टिक लगता है। बैंक ने एग्जैक्ट फिगर तो दिया ही नहीं, इसलिए कंफ्यूजन है, पर 6000 करोड़ ही था वाला केम डाउटफुल है। माल्या ने पॉडकास्ट में एक शॉकिंग क्लेम किया, वो देश नहीं भागे थे। उन्होंने कह दिया कि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर मतलब उस टाइम के जो थे अरुण जेटली को एयरपोर्ट जाने से पहले फोन करके बताया। टाइमलाइन देखिए, 28 फरवरी 2016 CBI के ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दुष्यंत दवे से मिले हैं। दवे उन्हें क्लियरली वार्न करते हैं माल्या भाग सकता है, सुप्रीम कोर्ट जाओ इमीडिएटली उनको रोकने के लिए। 29 फरवरी 2016 CBI ऑफिसर सुभाष दवे पिटीशन फाइल करने वाले थे पर नहीं आए। 2 मार्च 2016 माल्या इंडिया छोड़कर लंदन चले गए। 5 मार्च 2016 आखिरकार CBI सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है, पर तब तक बहुत देर हो चुका है। सवाल उठते हैं, अगर माल्या ने जेटली साहब को सच में बता दिया था तो CBI ऑफिसर को दवे ने इतना सीरियस वार्निंग क्यों दी? उन्हें क्या पता चला था? अगर इतना ही ट्रांसपेरेंट था तो पासवर्ड सरेंडर क्यों नहीं किया? कोर्ट ऑर्डर थे। क्या फाइनेंस मिनिस्टर को सिर्फ बताने से एक्सट्रेडिशन लॉ अवॉइड हो जाता है? बिल्कुल नहीं, जुर्म तो जुर्म है, चाहे वो कोई भी करे। Ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. कोर्ट ने रोका, मैं क्या करता। कितना फनी स्टेटमेंट है। माल्या ने सबसे इनसेंसिटिव आरोपों में से एक, किंगफिशर एयरलाइन के 3000 एम्प्लॉय को उनकी सैलरी ना देना, लगभग 300 करोड़। मिड 2012 की सैलरी आना बंद हो गए थे। अक्टूबर 2012 में फ्लाइट बंद, दिसंबर 12 में लाइसेंस कैंसिल। एम्प्लॉय को 8 महीने तक सैलरी नहीं मिली, आज भी वो पैसे पेंडिंग है। माल्या का डिफेंस, पॉडकास्ट में वो कह रहे हैं वो एम्प्लॉय की बहुत केयर करते हैं, बहुत केयर, मतलब भाई उनसे भाई भला मानुस कोई है ही नहीं। पर उनका कहना है कि कर्नाटक हाई कोर्ट, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर से बार बार एक ही चीज को बोले जा रही थी, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कंपनी के फ्रंट को फ्रीज कर दिया, इसलिए सैलरी वो नहीं दे पाया। कोर्ट ने उनकी पिटीशन सिर्फ 1 महीने की सैलरी मतलब 13 करोड़ रिलीज करने की अपील थी, जो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। डिफेंस में गड़बड़ कहाँ है? टाइमलाइन गलत। एम्प्लॉय को सैलरी मिड 2012 से ही नहीं मिल रही थी,
हाई कोर्ट ने फंड 2013 में फ्रीज किया था, तो 2012 में सैलरी ना देने का ब्लेम कोर्ट पर डाल कैसे सकते हैं। माल्या ने कोर्ट में सिर्फ 1 महीने की सैलरी मतलब 13 करोड़ रिलीज करने की अपील की थी, ना कि पूरे 8 महीने की। तो करेक्ट करता हूँ मैं, 300 करोड़ की। कोर्ट मान भी लेता तो एम्प्लॉय को सिर्फ 1 ही महीने की सैलरी मिलती। माल्या के पास यूनाइटेड स्पिरिट, किंगफिशर बियर, यूनाइटेड ब्रीवर्स, MCF जैसी प्रॉफिटेबल कंपनी भी चल रही थी। उनसे पैसा क्यों नहीं लिया गया एम्प्लॉय को देने के लिए? माल्या का जवाब था, किंगफिशर एक ही लायबिलिटी थोड़ी ना है मेरी, बाकी कंपनी का शेयर होल्डर भी तो हूं मैं। क्या एक कंपनी फेल होने से पूरा ग्रुप फेल हो जाता है? यानी एम्प्लॉय से ज्यादा इंपॉर्टेंट शेयर होल्डिंग था। तो यहाँ पर थोड़ा आप फंस गए। Check on how I cared for my employees. लैविश लाइफस्टाइल वर्सेस एम्प्लॉय पेन। दिसंबर 2015 में जब एम्प्लॉय बिना सैलरी के तरस रहे थे, माल्या ने अपने 60th बर्थडे को गोवा में 2 दिन तक बड़ा जश्न मनाया। ताज होटल, स्पेनिश पॉप स्टार सोनू निगम, फोर्ब्स के हिसाब से 13 करोड़ का खर्चा। एक पार्टी पर 13 करोड़ खर्चने वाला एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉय को 300 करोड़ क्यों नहीं दे सकता? पॉडकास्ट में जब ये सवाल उठा तो उनका जवाब बहुत फनी था। मैंने खुद के पैसे से पे किया। किंगफिशर पे करने की पोजीशन में नहीं था। हाँ, शायद गलती थी। मैं लंदन में पार्टी करता तो किसी को पता भी नहीं चलता। मतलब गलती सिर्फ पकड़े जाने की नहीं थी। वाओ। मैं चोर नहीं, लोन कंपनी ने लिया था, मैं गारंटर था। वाओ, बहुत बढ़िया। माल्या ने पॉडकास्ट में बार बार दोहराया, मैं एक भी पैसा इधर उधर नहीं किया। एयरलाइंस जो थी मेरी किंगफिशर, मैं सिर्फ उसका गारंटर था, जो कि बहुत फालतू का वो है। अब मैं आपको बताता हूँ जो डाटा अवेलेबल है। टेक्निकली सही क्या है, लोन किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पे लिया गया था, ये सही है। पर माल्या खुद उस लोन को पर्सनल गारंटर थे। गारंटर का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी लोन नहीं दे पाएगी तो आप लीगल बाउंडेशन में हैं अपनी पर्सनल एसेट से लोन चुकाने के लिए। ये सिर्फ इंडियन कोर्ट का ही नहीं, यूके कोर्ट ने भी ये क्लियर किया था, माल्या लीगली रिस्पॉन्सिबल थे। क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है, सच नहीं। माल्या ने पॉडकास्ट में क्लेम किया कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल एलिगेशन नहीं है, सिर्फ लोन ना चुकाने का मामला है। अब थोड़े ईडी के आरोप में बढ़ते हैं, जो कि उन्होंने बोला था कि उनके ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं है, तो ईडी के आरोप को देख लेते हैं। किंगफिशर लोन का 3,547 करोड़ दूसरे कामों मतलब नॉन एयरलाइन पर्पस में डाइवर्ट किया गया, जो कि सीधा मनी लॉन्ड्रिंग है। एयरक्राफ्ट की फॉल्स लीज दिखाकर 3,432 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग। एसबीआई और पीएनबी के लोन से मिलके जो फंड रेज हुआ, जो कि 45.42 करोड़ मिला, उसको एक प्राइवेट जेट के लीज चुकाने के लिए यूज किया गया, जिसे माल्या और उनके परिवार ने पर्सनल जेट की तरह इस्तेमाल किया। पॉडकास्ट में माल्या ने इनडायरेक्टली मना कर दिया, मैंने मिसयूज करा ही नहीं है। एसबीआई लोन के 15.9 करोड़ आईपीएल टीम मतलब उस टाइम की जो ये ओनर थे उस टाइम इन्होंने बनाया, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को डाइवर्ट किए गए। एसबीआई ने मना किया था। माल्या का कहना, ये आरसीबी अंपायर्स की किंगफिशर ब्रांड जर्सी की एडवर्टाइजिंग फीस है, पर अगर एडवर्टाइजिंग फीस थी तो एसबीआई ने ट्रांसफर करने से क्यों रोका? आईडीबीआई बैंक को लोन देने के लिए इन्फ्लुएंस करना, ब्रांड वैल्यू को ओवर वैल्यू दिखाना, कोलेट्रल को कम दिखाने का आरोप, ये सारे आरोप थे जो कि मैंने नहीं, ईडी ने लगाए थे। और इसका जो आंसर था उन्होंने बहुत घुमा घुमा के रोटी की तरह नहीं, जलेबी की तरह दिया, जो कि आजकल के पॉडकास्ट कल्चर में होता है। माल्या का पॉडकास्ट राज शमानी के साथ था। जवाब शायद ये है कि ये पॉडकास्ट इसलिए इनको दिया गया था, राज शमानी को मतलब, क्योंकि पॉडकास्ट में ज़्यादातर होस्ट टफ सवाल पूछते ही नहीं है। उनका फोकस सिर्फ स्टोरी टेलिंग और ह्यूमन साइड दिखाने पर होता है। सॉफ्ट इमेज पोर्ट्रे करना, इमोशनल और विक्टिम कार्ड और कॉम्प्लेक्सिटी जो होता है ना, ब्रेन के साथ साइकोलॉजिकल खेलना, वो करना। डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्शन बनाना, ना कि लॉयर और उनसे पैसे खर्चा करके थोड़ा कोर्ट वोट में केस लड़ा जाए, जो कि मतलब क्या बोलते हैं, अब उनको पता नहीं है शायद। तो आखिर इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबा हो ही चुका है। तो माल्या ने पॉडकास्ट में बहुत कुछ बोला, पर कई सवाल छूट गए और उनके जवाब कन्वीनियंस भी नहीं थे जो उन्होंने दिया। सेटलमेंट ऑफर 2012-2015। माल्या ने कहा कि उन्होंने 2012 से 2015 के बीच में 4 बैंक को सेटलमेंट ऑफर दिया, पर बैंक ने
मना कर दिया, पर इसका एक भी प्रूफ या कॉन्टेम्प्ररी न्यूज़ रिपोर्ट नहीं मिलता। जब पूछा गया तो कहने लगे कि प्रूफ सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है। तो पॉडकास्ट भी सुप्रीम कोर्ट में देते ना, इधर देने की क्या जरूरत थी। 2016 के बाद का ऑफर, जैसे कि 4000 करोड़ का, जो कि वो कहते हैं, पर तब तक वो भाग चुके थे। एसेट हाइड करने का आरोप, ईडी के हिसाब से माल्या ने लोन रिस्ट्रक्चर के वक्त अपने एक्चुअल एसेट मतलब 3164 करोड़ को कम बताया, कितना 1395 करोड़, और फॉरेन प्रॉपर्टी जैसे कि यूके यूएस को छिपाया। सर्विस टैक्स फ्रॉड, 2012 से लेकर 2015 के बीच में पैसेंजर से लिए गए 100 करोड़ का सर्विस टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट ही नहीं किया। अभी भी कितने बाकी हैं। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक माल्या अभी भी बैंक को 7000 करोड़ से ज़्यादा देने हैं। विजय माल्या का पॉडकास्ट एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फ्रॉड केस को सिंप्लीफाई करने और अपने इमेज रिपेयरिंग करने की एक सोफिस्टिकेटेड तरीका था। उन्होंने कुछ टेक्निकल पॉइंट्स उठाए, पर उनके खिलाफ मौजूदा सभी सीरियस एलिगेशन जैसे कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, एम्प्लॉय एक्सप्लॉयटेशन, मनी लॉन्ड्रिंग और विलफुल डिफॉल्ट, देश छोड़कर भागना, इनका कोई कन्वीनियंस जवाब ही नहीं दिया। उनका मैं चोर नहीं हूँ का लॉजिक बिल्कुल वीक है और सेल्फ सर्व्ड है। असली सवाल ये नहीं कि माल्या ने पॉडकास्ट क्यों किया, असली सवाल ये है कि हम जनता ऐसे केयरफुल क्राफ्टेड नरेशन को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्या पॉडकास्ट अब एक इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए, अपने क्राइम्स को जस्टिफाई करने के लिए और या वाइट वॉश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बन के रह चुका है? अकाउंटेबल कोर्ट में होनी चाहिए, पॉडकास्ट स्टूडियो में नहीं।